নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। पिछले एक दशक में भारत में गरीबी में कमी आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया। दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दलों ने भारत में इनकम इनक्वालिटी के बढ़ने का आरोप लगाया है। भारत में पिछले एक दशक में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आ गया है, जिन लोगों की प्रतिदिन की आय 3.65 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य होती है, उन्हें इस श्रेणी में गिना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर पिछले एक दशक में 61.8% से घटकर 28.1% रह गई है। इसका अर्थ है लगभग 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को लेकर देश में व्यापक बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहले अत्यंत गरीब उन लोगों को कहा जाता था जिनकी दैनिक आय 2.15 डॉलर लगभग 185 रुपये से कम होती थी। वर्ष 2011 से 12 में ऐसे लोगों की संख्या 16.2% थी, जो 2022 से 23 में घटकर मात्र 2.3% रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर 69% से घटकर 32.5% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43.5% से घटकर 17.2% हो गई। इस तरह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर 25% अंकों से घटकर 15% अंक रह गया है और इस दौरान वार्षिक गिरावट की दर 7% रही। 2011 से 12 में देश की कुल अत्यंत गरीब जनसंख्या का 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे जनसंख्या बहुल राज्यों से आता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब 2022 से 23 में इन 5 राज्यों ने अत्यंत गरीबी में गिरावट लाने में 2/3 योगदान दिया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि 2022 से 23 में भारत की 54% अत्यंत गरीब जनसंख्या और 2019 से 21 के बीच 51% बहुआयामी गरीब इन्हीं राज्यों में से था। रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 के बाद से भारत में कामकाजी उम्र की संख्या में वृद्धि की दर रोजगार वृद्धि की तुलना में कम रही है। इस अवधि में महिलाओं की रोजगार भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। साथ ही 2024 से 25 के शुरुआती चरण में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% हो गई है, जो 2017 से 18 के बाद सबसे न्यूनतम है। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि वास्तव में भारत में गरीबी और असमानता दोनों ही हद से ज्यादा बढ़ी है और यह स्थिति सरकार की कॉर्पोरेट हितैषी नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। विपक्षी दलों ने रिपोर्ट के उस हिस्से का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि भारत में 2022 में 28.1% लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन 314 रुपये में जीवन यापन कर रहे थे, जो निम्न मध्यम आय की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि आंकड़े भले ही 61.8% से घटकर 28.1% हो गए हो, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह आंकड़ा अब भी बहुत अधिक है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि 2023 से 24 में समाज के शीर्ष 10% लोगों की आय निचले 10% लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक रही। यानी भले ही वर्ल्ड बैंक ने इस गरीबी में कमी की सकारात्मक तस्वीर के रूप में प्रस्तुत किया हो, लेकिन यह आर्थिक विषमता की गहराई को उजागर करता है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि पिछले एक दशक में गरीबी में जो गिरावट आई, उससे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के कई फैसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें 2005 में शुरू की गई मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण और 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा आर्थिक ढांचे में असमानता अब देश की आर्थिक नींव को कमजोर कर रही है। ऐसे में विपक्षी दल जीएसटी कानून में सुधार, गरीब परिवारों के लिए रोजगार सृजन और कॉरपोरेट को दी जा रही विशेष छूट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब से वोटर्स की मृत्यु संबंधी जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से प्राप्त किए जाएंगे। इसके तहत वोटर लिस्ट को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने कई सारे नए कदम उठाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में जो चर्चा हुई, उसके आधार पर यह पहल की गई है। अब से रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के नियम संख्या 9 और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 जो 2023 में संशोधित की धारा 3(ख) के तहत चुनाव आयोग मतदाताओं की मृत्यु संबंधी जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल से प्राप्त करेगा। इससे ERO को समय पर मृत्यु संबंधी जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे फील्ड में फॉर्म 7 की प्रतीक्षा किए बिना ही मृत मतदाताओं का सत्यापन या वेरीफाई कर सकेंगे। ये जानकारी भारत के चुनाव आयोग की ओर से उपनिदेशक P पवन ने दी है। मतदाता सूची पर्ची वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए इसे नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। अब पर्ची में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि मतदाता आसानी से अपना मतदान केंद्र पहचान सके। इससे मतदान कार्य में लगे अधिकारी भी मतदाता सूची से संबंधित नाम आसानी से ढूंढ सकेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी BLO जिन्हें ERO द्वारा नियुक्त किया जाता है, फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि ID कार्ड प्रदान किया जाए। BLO ही चुनाव प्रक्रिया में आयोग और मतदाता के बीच की पहली कड़ी होते हैं, इसलिए जब वे घर घर जाके सर्वे करते हैं तो आवश्यक है कि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भाजपा सरकार ने 25 अप्रैल तक टोटल 6,887 टीचर्स की नियुक्ति की है। इस संबंध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले टीचर्स की ही नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात 5 स्कूलों की नई इमारत के उद्घाटन के दौरान कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी जानकारी। अब तक 6,887 शिक्षकों की नियुक्ति 2025 से 26 में होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि 2018 में भाजपा सरकार के गठन के बाद से अब तक विभिन्न चरणों में कुल 6,887 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2024 से 25 में राज्य में कुल 44 स्कूलों के नए इमारत का निर्माण पूरा किया गया है और आगामी 2025 से 26 वित्तीय वर्ष में 30 और इमारतों के लिए विद्यालयों के इमारतों के लिए निर्माण की योजना है। बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार 2018 তে যখন আসে তারপর এপ্রিল 2025 পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রায় 6,887 জনকে আমাদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে। 2024-25 সালে শিক্ষা দপ্তরের এখন পর্যন্ত প্রায় 44 বিদ্যালয় নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। অনলি 2024-25 অর্থ বছরে 44 বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে এবং তাতে করে 153 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 2025-26-এ 30টি বিদ্যালয় আরো নতুনভাবে তৈরি করার আমরা চিন্তা ভাবনা আছে এবং সেখানে সেকেন্ডারি এডুকেশনের 26টি, এলিমেন্টারি এডুকেশনের 4টি এবং 2025-26 অর্থ বছরে আরো 30টি বিদ্যালয়ে নতুনভাবে আমরা ভবন আরো নির্মাণ করার চিন্তা ভাবনা আছে। তাতে করে প্রায় 264 কোটি টাকা খরচ হবে। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने ये बात 5 नए स्कूल भवनों के उद्घाटन के अवसर पर कही। আমরা চেষ্টা করছি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো আমরা করব, কিন্তু ইংলিশ যে ব্যাকগ্রাউন্ড যাদের আছে সেই ধরনের টিচার সেখানে দেওয়া। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে খবর আসে যে এখানে তো ইংলিশ মিডিয়াম আপনারা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করাচ্ছে। কারণ টিচাররা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে অনেক সময় দেখা যায় যেহেতু টিচারদের একটা ঘাটতি আছে, তো আমরা এখন আস্তে আস্তে করে চেষ্টা করছি যাদের ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সেই ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের টিচার দেওয়া।
তাতে করে তাদের কমিউনিকেশনের যে বিষয় থাকবে সেটা অনেক স্ট্রং হবে। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2025 से 26 वित्तीय वर्ष में 123 स्कूलों में बड़े और छोटे स्तर के मरम्मत कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 16 नए स्कूल भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिन पर अनुमानित खर्च 117.96 करोड़ रुपए आएगा। इसके अलावा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु 2025 से 26 के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। निर्माणाधीन स्कूल भवनों में से पश्चिम त्रिपुरा जिले में 11 भवनों का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने 455 स्कूलों में 1.31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के 2058 स्कूलों में 1.42 लाख से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। 2025 से 26 में विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया। वंदे भारत और ई विद्या जैसे चैनल शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अब तक 854 स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा चुकी है। यह भी मुख्यमंत्री ने शुक्रवार के कार्यक्रम में बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रामनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बोरकाठाली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुदीराम बोस इंग्लिश मीडियम स्कूल, दारोगामुड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सुकांत एकेडमी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के नए भवनों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने विभिन्न वार्ड्स के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम का कार्य शुरू हो गया है। इस संदर्भ में अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर और पश्चिम त्रिपुरा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 32 के अंतर्गत मास्टरपाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। डॉक्टर विशाल कुमार ने आज कहा कि आगामी मॉनसून में शहरवासियों को परेशानी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के निर्देश पर विभिन्न कंस्ट्रक्शन वर्क्स को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। रिलेटेड सड़कों से रिलेटेड जो उनकी समस्याएं हैं, फ्लड रिलीफ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी काम करने हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी है, लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि यह कास्ट सेंसस कब तक पूरा होगा। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने यही बात सामने रखी। केंद्र सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातिगत गणना भी की जाएगी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी दी। हालांकि ये जातिगत जनगणना कितने दिनों में पूरी की जाएगी और किन किन प्रश्नों के आधार पर की जाएगी, इस पर अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द सरकार इन सवालों के जवाब दे। জনগণনা তো হবে, কিন্তু সেটা কতদিনের মধ্যে এই জাত ভিত্তিক জনগণনা করে ঘোষণা দেওয়া হবে এবং কি কি ক্যাটাগরি এখানে রাখা হবে, কোন কোন প্রশ্ন রাখা হবে, এগুলো যাতে সরকার অতি সত্বর সরকার ঘোষণা করে। যে আমরা এর আগে দেখেছি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, সেটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ পদ্ধতি হবে, কিন্তু তার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, 10 বছরের মতো সেটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই অতি সত্বর ঘোষণা করা হোক যে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কাস্ট সেন্সাস এটা আমরা করব এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে কি কি প্রশ্ন রাখা হবে, কি কি প্রশ্নের ভিত্তিতে সেটা করা হবে, এগুলো যাতে সরকার অর্থাৎ ভারত সরকার ঘোষণা দেয়, এই দাবি আমরা রাখছি। त्रिपुरा कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि महिला आरक्षण में 50% आरक्षण की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार अब तक कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं ला सकी है। जातिगत गणना के लिए जहां 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, वहां मात्र 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐसे में यह प्रतिक्रिया कैसे पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरी हो पाएगी, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। আপনি মহিলা বিলের সময় এইগুলি কথা বলেছেন,
মহিলা রিজার্ভেশন হবে 50%, কিন্তু কই কোনো তো রিজার্ভেশনের কোনো ফর্মুলা এখনো বাই করেননি। আপনি কাস্ট সেন্সাসের সময় বলেছিলেন 8,250 কোটি টাকা লাগবে 2021-এ, কাজেই করা যাবে না। কিন্তু আজকে দেখা গেছে আপনি সেন্সাস অফিসে মাত্র প্রায় 400 কোটি টাকার মতো দিয়েছে। তাহলে এই 400 কোটি টাকা দিয়ে তো কাস্ট সেন্সাস ভালোভাবে হবে না। আপনাকে বাজেট বরাদ্দ যে করেছেন এই টাকায় হবে না। আপনাকে বিস্তারিতভাবে প্রতিটা পয়েন্ট নিয়ে প্রতি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রতিটা লোক লাগিয়ে সব কিছু করতে হলে কমসে কম 10,000 কোটি টাকার প্রয়োজন। তো আপনি এইগুলি বরাদ্দ করুন এবং ডেডলাইন দিন কবে করবেন আপনি, এবং সবগুলি পয়েন্ট আনতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন করতে হবে, বেসরকারি ক্ষেত্রে SC ST OBC মাইনরিটির যে দাবি আছে সেই দাবিগুলো আপনাকে পূরণ করতে হবে। এই পয়েন্টগুলি আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি একটা ফরম্যাট আপনি ভারতবর্ষের মধ্যে জনগণের সামনে তুলে ধরুন। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। 2011 में एक समान सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उसमें भारी त्रुटियों और विसंगतियों के कारण उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। देश पर मात्र 7% उच्च जाति के लोग शासन कर रहे हैं, ऐसा आरोप कई राजनीतिक दलों का है। इसलिए JDU, RJD, SP, BSP, DMK, वामपंथी दलों और अन्य कई राजनीतिक दलों की ओर से लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि देश की 70% आबादी के लिए जातिगत जनगणना की जाए। इन दलों का यह भी आरोप है कि तथाकथित उच्च जातियों के लोग नौकरियों और उच्च शिक्षा में असमान रूप से अधिक भागीदारी रखते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आगामी बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत गणना की मांग को स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बांग्लादेश सीमा पर BSF की निगरानी कड़ी किए जाने के बावजूद अवैध घुसपैठ रुकने का नाम नहीं ले रही, जो निस्संदेह आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा बन चुका है। जानकारों का मानना है कि अवैध घुसपैठ त्रिपुरा के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने निगरानी तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार से अवैध घुसपैठ को अब तक पूरी तरह से रोका नहीं जा सका है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच त्रिपुरा के खुले सीमावर्ती इलाके बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारतीय मुख्य भूमि में गहराई तक प्रवेश के एक अवैध रास्ते के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगातार निगरानी और शून्य घुसपैठ के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने के बावजूद मानव तस्करी के नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं। लगभग हर दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध घुसपैठ की घटनाएं सामने मिल रही है। त्रिपुरा की अनोखी भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और जटिल बना देती है। बांग्लादेश के साथ इसकी 856 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 98% हिस्सा तीन तरफ से इस राज्य को घेरे हुआ है। एक दशक से अधिक समय पहले बनाए गए कांटे
कांटेदार बाड़ों की अधिकांश संरचनाएं अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। साल भर में लगभग 7 महीने तक चलने वाली लंबी बारिश और घना जंगल इन बाड़ों को जंग लगाकर बेअसर बना चुके हैं। इसके अलावा भारत के पश्चिमी सीमा क्षेत्र के विपरीत त्रिपुरा के कई गांव खतरनाक रूप से सीमा के बेहद नजदीक स्थित है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो बाढ़ के पार भारत बांग्लादेश के 0 पॉइंट सीमा स्तंभ से मात्र 150 गज की दूरी पर है। ऐसे इलाकों में तस्कर और घुसपैठिए आसानी से स्थानीय नागरिकों में घुल मिल जाते हैं और सीमा की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुछ ऐसे गांव जो घुसपैठियों के लिए अनुकूल है वे बाढ़ के करीब स्थित है और घने पेड़ों की ओट में छिपे हुए हैं। भौगोलिक कठिनाइयों के अलावा सीमावर्ती आबादी का एक छोटा हिस्सा मानव तस्करी और तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में संलिप्त माना जाता है, जिससे बीएसएफ के प्रयास और जटिल हो जाते हैं। बांग्लादेश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति और पश्चिमी सीमा से संभावित खतरों की आशंका के चलते वर्तमान हालात पहले से कहीं अधिक संवेदनशील बन गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य और केंद्र सरकारों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जमीनी सच्चाई का दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए। अवैध घुसपैठ न सिर्फ जनसंख्या संरचना में बदलाव लाती है बल्कि राजस्व पर भी भारी दबाव डालती है। साथ ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। हालांकि बीएसएफ, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया इकाइयां मिलकर इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन घुसपैठियों की लगातार गिरफ्तारी यह साबित करती है कि समस्या कितनी गंभीर है। जानकारों का कहना है कि अगर इस स्थिति से निपटने के लिए यथार्थपरक और तत्काल समाधान नहीं निकले तो यह भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नौकरी चाहने वाले एक बार फिर शुक्रवार को एकजुट हुए और मुख्यमंत्री से पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की वेटिंग लिस्ट पब्लिश करने की मांग की। इस संबंध में नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों ने पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल एसपी से भी मुलाकात किया। पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन 2022 में जारी किया गया था। बाद में फेजेस में रिटर्न, फिजिकल और ओरल एग्जाम कंडक्ट कराया गया। कुछ दिन पहले पुलिस कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई, लेकिन नौकरी चाहने वालों ने बताया कि कई लोगों को विभिन्न एग्जाम्स के माध्यम से पहले ही नौकरी मिल चुकी है। नौकरी चाहने वालों ने मांग किया है कि जो लोग निर्धारित तिथि पर ज्वाइन नहीं करते उन्हें लिस्ट से हटाकर उन्हें बाकी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই দাবি যে আমাদের যেন সেকেন্ড মেরিট লিস্টে দেওয়া হয়, কারণ এসএসসি জিডি প্লাস টি আর্মিতে অনেক ক্যান্ডিডেট গেছে গা, তো ওইখানে অনেকটি ভ্যাকেন্সি খালি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো ওই ভ্যাকেন্সিগুলো যদি ফিল আপ যদি করে দেয় তাহলে আমার মতো অনেক ভাই বোনেরা অনেক ফ্যামিলিও উপকৃত হইব। প্লাস আমাদের এখানে অনেক আছে ওভারেজ হয়ে গেছে, তো আমাদের যদি একটা যদি पिछले दिनों कास्ट सेंसस को कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडिया अलायंस ने केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन मोदी सरकार के निर्णय से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं और अवसर पहुंचती है। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडिया अलायंस ने पहले जातिगत जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। स्वतंत्रता के बाद से जातिगत आंकड़े कभी भी नियमित जनगणना का हिस्सा नहीं थे। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जातियों को जनगणना में शामिल करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद एक मंत्रियों का समूह गठित किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने जातिगत गणना के पक्ष में राय दी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व वाली उस समय की केंद्र सरकार ने इसे सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण के नाम पर एक अलग प्रक्रिया के रूप में चलाया। ऐसा कहा त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने। कुछ राज्यों ने स्वतंत्र रूप से जातिगत सर्वेक्षण किए हैं, जिनमें कुछ पारदर्शी रूप से किए गए, लेकिन कई मामलों में ये राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित रहे और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जातिगत आंकड़ों को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किया जाएगा। 2010 साले तत्कालीन प्रयात प्रधानमंत्री डॉक्टर
মনমোহন সিং লোকসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কাস্ট সেন্সাস করা হবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে 2011 সালে সেন্সাস হয় সেখানে কাস্ট অন্তর্ভুক্তি বিরোধিতা করেন কংগ্রেস এবং সেই সময় এই কাস্ট সেন্সাস করা হয়নি এবং আলাদা করে সেন্সাস করা হবে, সার্ভে করা হবে, সেই প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস সেই সময় দিয়েছিল 2011 সালে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বহু অর্থের বিনিময়ে অস্বচ্ছভাবে এই কাস্ট সার্ভের কাজ করা হয়েছিল, ভুলভাল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেসের সরকার সেই সার্ভের যে রিপোর্ট, যে কাস্ট, সেটা করতে পারেনি, প্রকাশ করতে পারেনি, কারণ ভুলভাল সিদ্ধান্ত, ভুলভাল যে তথ্য সেটা সেই সময় সংগ্রহ করেছে। भाजपा का कहना है कि पिछली सरकारों ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति आधारित गणना की बात की, जबकि मोदी सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्योंकि जब समाज के सबसे पिछड़े लोग आगे बढ़ेंगे तभी देश का समग्र विकास संभव होगा। इस निर्णय से अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचेगा। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। এই যে কাস্ট জনগণনা অর্থাৎ এই যে সেন্সাস, এই সেন্সাসের ফলে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে দেখা যাবে যে অতদিন যারা আমরা এসটি এসসি ছিল, এখন নতুন করে ওবিসির যে সংরক্ষণ এসছে, যে ওবিসির সম্প্রদায় কত রয়েছে তারও একটা পরিসংখ্যান সরকারের কাছে অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতবর্ষে এসটি এসসিদের সংরক্ষণ যেরকম চলছে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা মোদিজির নেতৃত্বের সরকার সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের জন্য 10% রিজার্ভেশন, সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেটা ঘোষণা করেছিলেন। এবং এই সংরক্ষণ 10% সংরক্ষণ, যেটা অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের 10% রিজার্ভেশন সমস্ত ক্ষেত্রে সেটা তারা যাতে সুযোগ সুবিধা নিতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে। त्रिपुरा भाजपा ने यह भी कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केंद्र सरकार के लिए कोई छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और त्रिपुरा भाजपा ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री इस मामले का उचित और प्रतिशोधात्मक उत्तर भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। विपक्षी राजनीतिक दलों पर हमला अब भी जारी है। पार्टी ऑफिसर्स को निशाना बनाकर नष्ट किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर त्रिपुरा स्टेट लेफ्ट फ्रंट कमेटी ने एडीजी को एक ज्ञापन सौंपा। जब सीपीआईएम आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रही है, तभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले हो रहे हैं। पूरे राज्य में पार्टी कार्यालयों पर हमले किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है। शुक्रवार को मेलर मठ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया त्रिपुरा राज्य वाम मोर्चा कमेटी ने। ভেঙে দিয়েছেন, এখন যেগুলো চালু আছে সেগুলো দেখা যায় পর্যায়ক্রমে সেখানে আক্রমণ সংঘটিত করতে শুরু করেছেন। গত 25শে এপ্রিল ধর্মনগরে আমাদের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়েছে, এটা নিয়ে এবার 10 বার হলো। এ পর্যন্ত 2018 পর ধর্মনগর পার্টি অফিস 10 বার আক্রান্ত হয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার ভাঙচুর করেছে। একবার একটা পিকেট দেওয়া হয়েছিল, পার্টি অফিসে একটা ফিক্সড পিকেট ছিল, এই পিকেটটা উইথড্র করে নিয়ে গেছেন। পরে দেখা গেল এই পার্টি অফিসটা সেদিন আক্রান্ত হলো। জেরক্স মেশিন, কম্পিউটার, ফার্নিচার, এমনকি কমোড পর্যন্ত যা ছিল, টয়লেটের জিনিসপত্র যা ছিল সব কিছু ভাঙচুর করেছে। সেখানে আমাদের পার্টির নেতৃত্ব 5 জন, বিভাগীয় সম্পাদক সহ 5 জন সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হয়েছেন এবং 2 জনকে আমাদের জিজ্ঞাসা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। এই হলো ধর্মনগরের চিত্র। পুলিশকে ফোন করার পরও সেখানে পুলিশ সেদিন ফোন ধরেনি এবং পরবর্তী সময়ে এখানে পিএসকিউতে আমরা যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তখন গিয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে প্রায় আধ ঘন্টার ঘটনার আধ ঘন্টা পরে গিয়ে পুলিশ সেখানে যায়। ধর্মনগর থানা থেকে কত হবে, 1/2 কিলোমিটার ডিস্টেন্স হবে আমাদের পার্টি অফিস ধর্মনগর থানা থেকে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনো ব্যবস্থা সেখানে নিলেন না। আমাদের বিভাগীয় সম্পাদক রতন রায়, নিরঞ্জন দেবনাথ,
फॉरकुमार ना। इस संबंध में जल्द से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए एडीजी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, ऐसी जानकारी दी त्रिपुरा वाम मोर्चा राज्य कमेटी ने। পুরো কথা পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন আমি বিষয়টা তদন্ত করে দেখব এবং কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় এটা আমরা দিক থেকে আমরা দেখব, এইটুকুই বলেছে ওনার দিক থেকে। এটা হলো আমি আপনাদের সামনে মেমোরান্ডামে কপি ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে মেমোরান্ডামটা আমরা দিয়েছি এবং এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করে আমরা দিয়েছি। আমরা আশা করি পুলিশের মধ্যে যারা আছেন তারা সেটাকে এনকোয়ারি করবেন, যারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে শনাক্ত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, এই দাবি আমরা জানিয়েছি। আর সঙ্গে এটাও বলেছি এখনও কিন্তু এই ঘটনা কন্টিনিউ করছে, বিভিন্ন জায়গাতে ফিজিক্যাল টর্চারের কাজ চলছে এবং এটা যাতে বন্ধ হয় সেখানেও কিন্তু সদর্থক ভূমিকা আপনাদের নেওয়া উচিত। আমরা অভিযোগ জানাই কিন্তু কোনো রেসপন্স হয় না এবং এই पिछले एक सप्ताह के भीतर पहले सीपीआईएम धर्मनगर और फिर हापानिया के डुकली पार्टी ऑफिस में की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं का वाम मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है। विपक्षी वाम मोर्चे ने यह भी सवाल उठाया कि दोषियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने विशालगढ़ नबीनगर ग्राम पंचायत के कुआरिया आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला जड़ दिया क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी दिया गया था। लोगों की शिकायत है कि गरीबों की कीमत पर करोड़पतियों को नौकरियां दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। এটা আইয়ে পঞ্চায়েত জানে না, কেউ জানে না কিভাবে এটা হয়ে যাবে। আর চাকরিটা কি পাইছে? বিউটিশিপ। ও ইন্টারভিউ কতজন? 5 জন ছিলাম আমরা। আচ্ছা, তো আপনারা কি জানেন না মানে পঞ্চায়েত বডির কোনো সিদ্ধান্ত হইছে না? না, পঞ্চায়েত বডির কোনো সিদ্ধান্ত হইছে না। এমএলএ সাহেবের গোচর আছে এই কথাটা? হ্যাঁ, তাই জানি। কার থ্রুতে পাইছে চাকরিটা? बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।